जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर कौमी शहरा पर तामीरी का काम जारी था। तामीराती काम के दौरान बड़ा हादसा पेश आया। टनल नंबर 3 की तामीर का काम चल रहा था, जिसके लिए ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट होते ही पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 10 अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तामीराती कंपनी के एहलकार, जिला इंतजामिया और पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद है। बचाव कार्रवाइयां हुनूस जारी है। तो आपको बता दें, ये खबर श्रीनगर कौमी शहर पर तामीरी काम जारी था, जिसके दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया। टनल नंबर 3 की तामीर का काम चल रहा था, जिसके लिए ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट होते ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 10 अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और बचाव कार्रवाई के दौरान 4 अफराद मौके से रेस्क्यू भी किए गए हैं। तामीराती कंपनी के एहलकार, जिला इंतजामिया और पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद है और बचाव कार्रवाइयां जो है वो हुनूस जारी है। तो अभी से कुछ देर पहले भी पहाड़ी का और एक हिस्सा जो है वो गिर चुका था और कई सारी मशीनरीज भी इसके जद में आ चुके हैं। ताहम इंतजामिया और पुलिस एहलकारों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन हुनूस जारी है। वहां के मकामी एक फर्द से हमारे नुमाइंदे ने इससे पहले बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 अफराद को मौके से रेस्क्यू किया जो मलबे में दबे हुए थे। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि उन अफराद को जो मलबे में दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो चुका है, गिर गया है और कई सारी मशीनरीज भी इस जद में आ चुकी है और वो भी मलबे में दब चुकी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा पेश आया है और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ताहम वहां के इंतजामिया की जानिब से ये भी खबर बताई जा रही है कि ट्रैफिक का आमद-रफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी है। दूसरे टनल के तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल बाली, अभी का अपडेट। देखिए, इंशा जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो भूमि नाला के मकाम पर हादसा जो पेश आया था गुज़िश्ता रात को, सुबह से ही लगातार नहीं बल्कि गुज़िश्ता रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन सुबह के वक्त में जो है मशीनरी को मजीद यहाँ पे लाया गया है, जिसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी थी बूमर मशीन थी और एक बहुत बड़ा जो डंपर था वो उसके सामने फंसा हुआ था, जिसकी वजह से रेस्क्यू में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी उनको हटा दिया गया वहां से और बड़े बड़े बोल्डरों को भी वहां से हटाया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिवकॉम जम्मू है जो यहाँ स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं। उनके हमारा जो IGP जम्मू है, सभी लोग जो है यहाँ इस मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो जगह का जायजा ले रहे हैं। तो सबसे चैलेंज जो है यहाँ पे सभी लोग, किसी जो दबे हुए लोग हैं वहाँ पे तकरीबन 8 से 9 लोग जो है कहा जा रहे हैं कि वो मलबे के अंदर दबे हुए उनको निकालने के लिए। और इससे पहले जो है उनके रिश्तेदारों की जानिब से यहाँ प्रोटेस्ट भी करा गया। लोग कह रहे थे कि काम जो है वो धीमी रफ्तार से हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो रेस्क्यू है वो स्लो स्पीड में हो रहा है और वो लाश या जो के अंदर फंसे उनको निकालने के लिए देरी हो रही है। तो फिर इंतजामिया ने उनको यकीन दहानी कराई कि यहाँ पे जो रेस्क्यू है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी उस कंप्लीट सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करके उन जो दबे हो उनको निकाला जाए। तो फिलहाल ये बताया कि कैजुअलिटी की क्या कुछ खबर? जो तकरीबन 10 लोग 9 से 10 लोग जो अभी नीचे फंसे हुए हैं, जब तक वहां से उनको निकाला नहीं जाता तब तक कुछ कहना अभी तक कबल वक्त होगा। लेकिन जो हमारे पास इतलात है तामीराती कंपनी और जराये के मुताबिक तकरीबन 10 लोग अभी अंदर फंसे हुए। 3 लोगों को जो है कल बाहिफाजत यहाँ से निकाला गया था। उसमें से एक शदीद जख्मी को मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया था और बाकी 2 का जो इलाज है जिला अस्पताल में अभी भी जारी है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान यहाँ पहुंचे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरा के सामने अभी कोई बात नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, क्योंकि इस 4 लाइन प्रोजेक्ट की काम का जो तमाम तर निगरानी है वो उनके जिम्मे आती है।
हम इससे पहले भी कई बार ये दिखा चुके हैं कि जलगांवन की जो टोपोग्राफी है वो बहुत डिफिकल्ट टोपोग्राफी है। जी। इस टोपोग्राफी में काम करना बहुत चैलेंजिंग था, तो इससे पहले भी 3-4 कंपनियां जो है यहाँ पे बदली गई है। सबसे पहले जो काम था बिलाल वाली, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया था, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए उन्होंने किस तरह के इकदाम उठाए थे, क्योंकि ये बड़ा हादसा है। प्रिकॉशनरी इकदाम पर हमेशा से यहाँ पे सवाल उठते जा रहे हैं कि जो तामीराती कंपनी की जानिब से है वो हिफाजती इकदाम, यहाँ जो सेफ्टी जो टीम्स होती है, जब कोई टनल का काम हो या किसी तरह की कंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ सेफ्टी की टीम है जो फाल होती है, तब भी किसी भी हालात खतरात से निपटने के लिए जो है वहाँ पे उससे पहले से तैयार रहा जाएगा। लेकिन इससे पहले जो यहाँ तामीराती कंपनियां हैं, चाहे CPCL हो, आशापुरा हो, गेमन इंडिया हो, या अभी जो सीगल इंडिया या ये सरला कंपनी जो आई है, यहाँ के मकामी लोग जो है वो पहले दिन से ही सवाल उठा रहे हैं कि इनकी सेफ्टी के जो इकदाम है या सेफ्टी के जो मेजर्स है वो उस तरह के नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। अगर इंजीनियरिंग के एतबार से देखिए हम, ये पहले से ही जो क्या इस कंपनी को पहली मर्तबा कश्मीर में काम करने का मौका दिया गया था? जी हाँ, बिल्कुल। ये काम एक्चुअल में जो है सीगल इंडिया को यहाँ पे मिला था, जिन्होंने हाईवे अथॉरिटी से टेंडर लिया था, लेकिन आगे उन्होंने सरला कंपनी को पब्लिश कर दिया। और ये भी बहुत बड़ा इश्यू है नेशनल हाईवे की इस तामीरी काम के दौरान, जो एक्चुअल पार्टी जो टेंडर लेती है वो आगे पब्लिश कर देती है कमीशन बेस पे, हमें इतना % पैसा दे दीजिए आप और ये काम आप कीजिए। उसकी वजह से जो क्वालिटी का काम जो होता है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए जो है इंतजामिया जिम्मेदार है कि वो चेक रखे। हमने पहले भी रिपोर्ट दिखाई, दीवारें जो बनाई गई है 4 लेन जो है वो उनमें दरारें आज ही पड़ चुकी है, क्योंकि अभी हाईवे का काम हुआ ही नहीं है, यानी गाड़ियां उस पर चली ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चेक है इंतजामिया के लिए भी, काफी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ब्लास्ट के टाइम पे कैसे वहां पे मजदूरों को वहां पे रखा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है इंतजामिया के लिए, और इस साथ ही साथ वहां की ये जो कंपनी है उसके मालिकान के लिए बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर इंतजामिया पर भी बहुत बड़ा सवाल आयद होता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। श्रीनगर में आग की वारदात का सिलसिला कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज अलसुब पुलिस स्टेशन कोठी बाग श्रीनगर में आग लगी और देखते ही देखते आधी इमारत आग की नजर हुई। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कश्मीर के ज्वाइंट डायरेक्टर बशीर अहमद शाह ने बताया कि आग की खबर मिलते ही फायर सर्विस का आग बुझाने वाला अमला वहां पहुंचा, लेकिन आग इतनी तेज थी कि आग को काबू में लाने तक आधी इमारत जलकर खाकस्तर हो गई थी। पुलिस स्टेशन कोठी बाग की ये इमारत 2 मंजिला है और ऊपर वाली मंजिल से आग नमूदार हुई और लकड़ी की कसरत की वजह से आग जल्दी पूरी मंजिल में फैल गई, लेकिन इसमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे सुनवाई होगी। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी थी। कल समाअत के दौरान हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त तलब किया था। अदालत उज़्मा ने निचली अदालती कार्रवाई पर भी जुमे तक रोक लगा दी थी। वाराणसी अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और इसके अहाते में हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की अपील। ज्ञानवापी में नमाज के लिए घर से वुजू करके आने की अपील की गई है। पंजगाना नमाजियों के साथ जुमे की नमाज के लिए भी जारी की गई हिदायत। ज्ञानवापी का वुजू खाना सील किए जाने के बाद नमाजियों के लिए वुजू की दिक्कत, तहारत खाना भी सील किए गए। मस्जिद आने वाले नमाजियों के लिए दुश्वारियां पेश आ रही है। घर से ही वुजू करके आने की अपील की गई है। तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जुमे का दिन है, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की अपील की गई है कि ज्ञानवापी में नमाज के लिए घर से वुजू करके आने की अपील की गई है। पंजगाना नमाजियों के साथ जुमे की नमाज के लिए भी जारी की गई हिदायत। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, अब घर से ही वुजू करके आने की अपील, क्या कुछ तफसील? हाँ, देखिए, जुमे का दिन है और जुमे में जो नमाजियों की तादाद होती है वो पंजगाना नमाजों से अक्सर ज़्यादा होती है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, और बिलखुसूस जब
शाही जामा मस्जिद हो तो उसका रुख करते हैं लोग। और इस जी। मस्जिद का भी यही रहा है कि माजी में बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोग जुमे की नमाज पढ़ने आते रहे हैं। लेकिन जब से ये मुकामी अदालत के जरिए वजूखाना सील किया गया है और उसी अहाते में संजा खाना भी आ गया है, तो देखिए कहीं ना कहीं नमाजियों के लिए दुश्वारियां और दिक्कतें बढ़ी हैं। इसलिए ये अपील इंतजामी कमेटी ने की है कि लोग घरों से ही वजू करके आएं। जी। तो अब जाहिर है कि जब तक अदालत का बाकायदा कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक का ये नज़्म तो कायम करना ही है, क्योंकि नमाज तो वहाँ होनी है और जब नमाज होनी है तो वजू का बंदोबस्त है नहीं, तो लिहाजा घरों से ही लोगों को वजू करके आना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस अपील पर लोगों ने गौर किया है और जो हमारी जिम्मेदार लोगों से बात हुई उन्होंने कहा है कि ये अपील बाकायदा तहरीर तौर पर भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जबानी तौर पर भी। जी। जो लोग इलाके के हैं, जो लोग वहाँ पर अक्सर जिन इलाकों से नमाज पढ़ने आते रहे हैं, वहाँ पर ये खबर पहुंच गई है कि जो लोग भी जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, आते रहे हैं, आएंगे, वो सब घरों से ही अपने मुकम्मल नमाज की तैयारियां करके आए, ताकि सिर्फ वहाँ पर नमाज अदा की जा सके बाजमात और फिर लोग अपने घर को वापस चले जाएं। तो ये अभी तक का मंजरनामा है। और देखिए लोगों का मानना ये भी है कि अदालत में केस है, जाहिर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो कह रहे हैं कि हमारी निगाहें उस पर है और हमें इंसाफ मिलेगा और ये मामला जल्दी सुधर जाएंगे, ऐसे भी कुछ लोगों ने कहा है। अब देखना यही है कि आज बवक्त जुमा ज़ोहर के जो नमाज होनी है उसमें कितनी तादाद में लोग आते हैं और क्या कुछ वहाँ पर बाकायदा कायम रहता है इंशाअल्लाह। चलिए तारिक कमर, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जमियतुल उलमा हिंद की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुसलमानों से अपील की गई है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के अलावा कोई दूसरी मुस्लिम तंजीम अर्जी दाखिल न करे। साथ ही ये भी कहा गया है कि एहतजाज और सड़कों पर निकलने से परहेज करे। अपील में सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालने से मना किया गया है जिससे दूसरे मजहब के लोगों को तकलीफ पहुंचे। देश की सबसे बड़ी और सबसे कदीमी तंजीम जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, जमियतुल उलमा हिंद, उसने एक अपील जारी की है और एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो इस समय मामले चल रहे हैं उसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। क्या वो गाइडलाइन है? हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जमियतुल उलमा के उपाध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, क्या पूरा है? जब से ये मसला चल रहा है तो देखने में ये आया है कि सभी लोगों की तरफ से नॉर्मली भी, सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। चूँकि ये मसला संजीदा है और कोर्ट में चल रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट पे भी चला गया है, तो उसको लेकर जमियतुल उलमा हिंद ने हमेशा जज्बातियत से, इश्तियाल अंगेज़ी से हटकर एक संजीदा लाएमल दिया है कौम को और संजीदा बात की है कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है और क्या होना चाहिए। उस हवाले से ये गाइडलाइन जारी की गई है। एक तो बात कही गई है दीगर सारी तंजीमों से और जो मुस्लिम और तंजीमें हैं कि इस केस में अलग अलग लोग कोर्ट में न जाकर, फरीक न बनकर, वो जो मस्जिद की कमेटी केस लड़ रही है कोर्ट में, उन्हीं का हर तरह से ताउन करें, उनका साथ दें, अलग से अब फरीक न बने। दूसरी बात ये कही गई है कि हमारे नौजवान और दीगर लोग सोशल मीडिया पे इसको लेकर कोई ऐसी बात न लिखें जो मुनासिब ना हो लिखना, ना तो दूसरे किसी धर्म के बारे में और ना ही मस्जिद को लेकर कोई ऐसी बात करना, क्योंकि मामला कोर्ट में है। अब देखिए, जब तक मामला कोर्ट में है तो उस हिसाब से ये अपील की गई कि सोशल मीडिया में इस तरह की बात ना करें, सड़कों पे, रोडों पे आकर कोई रैली ना निकालें, एहतजाज ना करें। और साथ में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनसे कहा गया है कि चूँकि कि मीडिया में जो मेन इश्यूज़ हैं उनको इग्नोर करके जो मेन इश्यूज़ नहीं हैं उनको लेकर 24 घंटे बहस हो रही है, तो उनसे ये गुजारिश की गई कि आप पैनलों पे न जाएं, मीडिया का हिस्सा न बनें। जिस तरह से आपने देखा कि एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से मस्जिद कमेटी केवल उस मुकदमे को देखे, ये अपील की है जमियतुल उलमा हिंद ने। साथ ही सोशल मीडिया की जो बात कही है वो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई चीज़ें वायरल हुई हैं, उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लोग सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ को वायरल करने से बचें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोट से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आजम खान की जेल से रिहाई हो गई। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान साबिक मेंबर असेंबली अनूप गुप्ता के घर पहुंचे।
अपने चाहने वालों से आजम खान ने मुलाकात की। आजम खान की रिहाई का परवाना देर रात जारी हुआ था, तभी से जेल के बाहर हलचल देखी जा रही थी। बड़ी तादाद में आजम खान के हामी सीतापुर जेल के बाहर मौजूद थे। शिवपाल यादव खासकर जेल पहुंचे थे, आजम खान का इस्तकबाल किया। वहीं आजम खान के दोनों बेटे भी मौजूद थे। शिवपाल यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर सुबह ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि रियासत के अवाम के लिए एक अच्छा मौका है कि आजम खान आज उनके दरमियान होंगे। उत्तर प्रदेश के उफक पर नया सूरज तुलुक हो रहा है। वहीं आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अदलिया पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही दूसरे झूठे मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, तमाम सियासी रहनुमाओं ने खुशी का इजहार किया। हाँ, देखिए, जाहिर है कि एक पार्टी का सुतून की हैसियत रखने वाला शख्स, एक लीडर और बिलखुसूस अगलती तबके से आने वाला लीडर जो जिसने बाकायदा तौर पर मुसलसल सुगात हासिल की हो अपने इलाके में, अपने हल्के में, और नुमाइंदगी की हो पूरी कौम की, पूरी मिल्लत की और बिलखुसूस तमाम मज़ाहिब के लोगों की, तो उसकी रिहाई का जब वक्त आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में जोशो खरोश देखा जाना यकीनी था। और देखिए, जैसे ही ये परवाना मिला है जेल इंतजामिया को, उसी वक्त से हलचल महसूस की जा रही थी। बुनियादी बात यही है कि लोगों में जोशो खरोश था। और देखिए, अनूप गुप्ता के घर जाना ये इस बात की अलामत भी है कि जेल में रहते हुए जिस अंदाज की उन्होंने पेशरफ की है अनूप गुप्ता ने साथ आजम खान को, आपने ये भी बाहर दिखाया है टीवी पर अपने, तो देखिए किन लोगों से आजम खान मिले हैं और किनको उन्होंने अंदर से ही मना करा दिया है जी। तो देखिए ये जो अलामतें हैं, ये जो इशारे हैं, ये अपने आप में आने वाले वक्त के लिए भी बहुत कुछ बता रहे हैं कि सियासी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाका उनके जहन में जरूर चल रहा होगा। बिल्कुल तारिक कमर, अब देखने वाली बात यह होगी कि आजम खान किस तरह से सियासी मैदान में अपना लोहा फिर से मनवाने की कोशिश करेंगे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। निजामाबाद की खातून बॉक्सर निखत जरीन ने बॉक्सिंग में तारीख रकम कर दी है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इसके साथ ही उन्होंने MC मेरी कौम की बराबरी कर ली है। वो जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। 24 साल निखत ने थाईलैंड की बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। निखत की इस कामयाबी पर PM नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, तेलंगाना के वजीर आला KCR, TDP सदर N चंद्रबाबू नायडू और दीगर अहम शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की है। निखत जरीन ने इस कामयाबी पर वजीर दाखिला अमित शाह का मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि भारत को आपकी कामयाबी पर फख्र है। आपके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। निखत की जीत से अहल खाना में भी खुशी का माहौल। मेरी लड़की निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते, बहुत खुशी की बात है। जॉय यानी कि खुशी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुशी की बात है। और अब तक के जो भी खेल है उन्होंने स्टार्टिंग से सबको 5-0 से हरा, 5-0 से सबको हराते हुए अब तक आए ये वर्ल्ड चैंपियन में। और आज गोल्ड मेडल मारे, वो बहुत 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 खुशी हुई। वो तो मैं एक मॉडर्न टाइप का मैं जहन माइंड रखता हूँ, तो उसके लिए मेरी सोच अलग है। तो आज जो हम वो सबको एक साइड में रख के हम जो बच्चे को ट्रेनिंग सपोर्टिंग करें, आज उसका नतीजा हम ये है। पूरे देशवासियों का एक इंतजार था, क्योंकि कोई भी प्लेयर, इनके सिवा कोई प्लेयर, दूसरा प्लेयर फाइनल्स में नहीं आया था और टेक्निकल वही एक खेल सकती है। तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे, और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। उसका गोल्ड मेडल वो गोल्ड मेडल जीते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी है, एक्साइटेड भी थे, नर्वस भी थे, पर वो कॉन्फिडेंट भी थे कि वो गोल्ड मेडल लाएगी और उसने लाया। और हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इसके गोल्ड मेडल के लिए। नाज़रीन, निखत जरीन ने कुछ दिन कबल हमारे प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में शिरकत की थी, और इस प्रोग्राम में निखत जरीन ने अपने इस सफर के बारे में कुछ इस तरह से बताया था। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। मुश्किलात आए हैं, फिर भी मैंने अपने आप को स्ट्रांगली फेस किया उन सबको। जैसे कि
पहली बात तो 2017 में मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, उसकी वजह से मुझे सर्जरी कराना पड़ा अपने शोल्डर का। तो उस टाइम कई लोग ने मुझे बोला था कि अब इसका बॉक्सिंग खत्म हो गया है, ये अपना कंधा तोड़ लिए, तोड़ने के बाद ये क्या बॉक्सिंग करेगी, क्योंकि बॉक्सिंग मोस्टली मतलब शोल्डर से ही होता है। तो सबने बोला था कि अब इसका खत्म हो गया करियर बॉक्सिंग का, अब ये इंटरनेशनल नहीं खेल पाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल खेलने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो जब मेरा शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था, कई लोग ने बोला था कि खत्म हो गया इसका गेम, ये सब। बट ये सब चीजें मुझे मेंटली अफेक्ट करने नहीं दिया। मैं बहुत अपने साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके अब अपने आप को पॉजिटिव रखती थी, और मैंने खुद पर बहुत मेहनत किया। और इतना मेहनत करने के बाद 2018 में एक साल बाद अगले साल ही मैंने बेलग्रेड में गोल्ड मेडल जीता था अपने इंडिया के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा कमबैक गोल्ड मेडल से हुआ है। लालू प्रसाद यादव से जुड़े 17 मकामात पर सीबीआई की जानिब से छापेमारी हो रही है। बदउनवानी के मामले में ये कार्रवाई हो रही है। लालू यादव पर इल्जाम है कि जब वो वजीर रेल थे तो उन्होंने सस्ती जमीन के बदले बहुत से लोगों को नौकरियां दी थी। सीबीआई की टीम लालू यादव की अहलिया राबड़ी देवी के घर भी पहुंची है। लालू यादव 2004 से 2009 तक वजीर रेल थे। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई ठिकानों पर सुबह से ही सीबीआई की छापेमारी जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के 1088 जो बंगला नंबर है वहां पर खड़े हुए हैं। ये लालू यादव परिवार का बंगला है। बता दें कि 18 मई को ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें लालू प्रसाद यादव इसके अलावा मीसा भारती, राबड़ी देवी और अन्य लोगों को शामिल किया गया है। ये पूरा मामला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रेलवे में अपने करीबियों और जानकारों को नौकरी दी और उसके बदले उनसे जमीन ली, और उस जमीन का बताया जा रहा है जो पैसा है वो भी लालू यादव ने नहीं चुकाया था उस मामले में। तो नाजरीन, निघत जरीन के वालिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बेहद इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले न्यूज़ 18 की जानिब से आपको बेहद मुबारकबाद। जाना चाहेंगे इस वक्त आपके घर का किस तरह का माहौल है? जी मैडम, बहुत खुशी का माहौल है हमारे पास जी, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल बहुत बड़ा ये मेडल है, बहुत बड़े हिस्ट्री क्रिएट है जी। हिंदुस्तान में 4 जो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं यहाँ पे, और हम 5 निखत में 5वें है, अपना रिकॉर्ड हिस्ट्री में क्रिएट किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सो एक ही प्लेयर जो सब टीम में से जो सो क्वालिफाई हुआ फाइनल्स के लिए। एक थोड़ा सा प्रेशर था निखत के ऊपर कि भाई चलो मेरे को आज हिंदुस्तान को हमारे गोल्ड नहीं मिल सक रहा था, तो आज मेरे को जरूरी है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कंधों पे एक बोझ है कि मेरे को आज हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल देना है। वो समझ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल दिए, तो बहुत खुशी की बात है। और ये गोल्ड मेडल से हमारे देश का नाम सारी दुनिया में फिर हमारा तिरंगा लहराया। जी, आपसे जानेंगे कि आप निघत की कामयाबी को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उनकी कामयाबी को डिफाइन करते हैं। जी बिल्कुल, निखत की कामयाबी हमारी कामयाबी, हमारे सारे देश की कामयाबी है जी। खासतौर पे बच्चों के लिए, और चाहे कोई भी मिडिल क्लास के हो, लोअर क्लास के हो या मुस्लिम कम्युनिटी से हो, कोई भी आइए अपने बच्चों को भी जो खेल की तरफ लेके जाइए, आगे बढ़ाइए, देश का नाम रोशन करिए। बिल्कुल, खुशी की बात यह भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे रहनुमाओं ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया है उनका। और इसमें हमारे मोदी साहब भी आजकल बहुत स्पोर्ट्स में एक्टिव हो रहे हैं जी। बहुत खुशी की बात है, इससे हमारा स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट होगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं, रिसेंटली बैडमिंटन प्लेयरों से भी बात करें। बहुत खुशी है, कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज में जो सो खुशी का लहर दौड़ रहा है कि भाई हमारे गवर्नमेंट भी जो हमारा फेवर में बात कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम मोदी साहब का तकरीबन तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हमको जो ट्वीट किया है, जो हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम जी। आपसे ये भी जानेंगे कि आप उन लोगों के लिए और वालिदैन के लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने अपनी बच्चियों के टैलेंट को दबाया है। जी 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 मां, उन वालिदैन के लिए आपका क्या कुछ पैगाम रहेगा?
जी बिल्कुल, सारे पेरेंट्स को ये है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहिए, उससे फिटनेस बढ़ती है, बच्चों में एक्टिविटीज रहती है। आज जो सो जब हमारे टाइम में जब हम ग्राउंड को खेलने जाते थे तब वहाँ पे कोई एक वॉकिंग करने वाला फिटनेस के लिए नहीं आते थे, लेकिन आज जो सो वॉकिंग करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स एक ऐसे फिटनेस है जो बच्चों को एक्टिव रहने से उन्हें हमेशा एक्टिव रहते हैं। एज भी जो सो कम होती है उसके अंदर, फिटनेस से स्ट्रांग रहते हैं वो लोग, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिटेड है। अभी स्पोर्ट्स से कोई टैलेंटेड प्लेयर आगे निकल गया तो वो आगे निकल जा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फिर से आपको हम न्यूज़ 18 की जानिब से बेहद मुबारकबाद देते हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।